हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो है हमने फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन स्टार्ट कर दिया था, या फिर ऐसे कहे कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने स्टडी कर लिया था, ओके। उसका मैकेनिज्म भी देख लिया था, हमने पढ़ लिया था मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो आप एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देना, ओके। तो यहाँ पे बेंजीन और एल्काइल हैलाइड लुईस एसिड के प्रेजेंस में एक जो है वो रिएक्ट करता है और एल्काइल बेंजीन देता है, राइट। लुईस एसिड जो ये सारे हमने दे रखे हैं यहाँ पे, BF3 हो गया, AlBr3 हो गया, गैलियम क्लोराइड हो गया, ट्राइक्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, ओके। और इसकी मैकेनिज्म में आप देखेंगे सबसे पहले तो आपका एल्काइल हैलाइड जो है AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे, और क्या बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देता है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है बाद में अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, और उसके बाद जो है फॉर्मेशन हो जाता है एल्काइल हैलाइड का, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन होती है यहाँ पे, राइट, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशन ओके। सो लिमिटेशन ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो है कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग ड्यू टू विच डाई ट्राई टेट्रामिथाइल बेंजीन मिक्सचर ऑब्टेन, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप का, यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन रिंग पर क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर बेंजीन रिंग पर आपके मिथाइल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन फिर आप CHCl3 के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपको डाई ट्राई और टेट्रामिथाइल बेंजीन का जो है वो मिक्सचर प्राप्त होता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सबसे कहने का मतलब ये है कि प्लस आई इफेक्ट में जो है हमारी बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये बेंजीन रिंग हमारी एक्टिवेट हो जाती है और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आसानी से एल्काइलेशन की क्रिया हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे हम CH3 लगा हुआ है पहले बेंजीन रिंग पर, जैसे इसकी रिएक्शन CHCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट कर देता है ये, ठीक है। तो एक तो क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 लग जाता है। देखो मैकेनिज्म वही है जो हमने इससे पहले पढ़ी है, इसमें कुछ उसमें कुछ नया नहीं है कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रही है, ठीक है। तो मैकेनिज्म हमने देख ली है, जनरल मैकेनिज्म कैसे, आपको क्या मिशन पे, 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 आपको क्या मिलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है यहाँ पे, जिस वजह से क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, ओके। इसके बाद जो है इनकी रिएक्शन वापस से CH3Cl और AlCl3 के साथ करवाई जाती है, ओके। सो देयर इज सम मिस्टेक, दिस इज नॉट CHCl3, this is your CH3Cl, राइट, ओके। बाकी वही है, क्या होता है यहाँ पे CH3 लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे भी CH3 लग जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट जो भी ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमारा बना है वो वापस से जो है मिक्सचर जो है वो रिएक्ट करता है वापस से, उसमें CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो है हमारे वापस से, अगर ऑर्थो पोजीशन फ्री है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा जाके, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें भी आपके ऑर्थो पोजीशन पे जाके CH3 लग जाता है, यहाँ पे ये लग गया,
ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे भी अगर ऑर्थो पोजीशन फ्री है तो यहाँ पे आपकी क्या लग गया, ये CH3 लग गया। इस तरह से आपका जो है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो है एल्काइल बेंजीन जो है हमें मिलता है यहाँ पे। ओके, ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन हमें यहाँ पे मिलता है। देन अगेन यहाँ पे जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन है वो वापस से CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। ओके, और इधर पोजीशन कौन सी फ्री थी, पैरा पोजीशन फ्री थी, तो पैरा पे लग जाएगा। इधर कौन सी फ्री थी, ऑर्थो पोजीशन फ्री थी, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हमारा लग जाता है। और इस तरह से आपका टेट्रा मिथाइल बेंजीन जो है वो बनता है अल्टीमेटली मिक्सचर में। ओके, तो इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग जो है वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से, CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट की वजह से पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और इसकी चारों जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और उस वजह से आगे रिएक्शन होती रहती है अगर रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CH3Cl प्रेजेंट है तो। ओके, तो फाइनली आपका टेट्रामिथाइल बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद कोई संभावना नहीं है आगे कि कहीं पे और सब्स्टिट्यूशन हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो देती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ओके, चलो, तो ये तो था आपका कि लिमिटेशन क्या है, आपको प्रोडक्ट चाहिए कुछ होता है, मिल कुछ हो जाता है। ठीक है, ये है एक लिमिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ओके, सो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कार्बन विच फॉर्म ड्यूरिंग reaction get rearranged and become stable carbocation, so we get rearranged product, not desired product। हमें क्या मिलता है यहाँ पे, क्या होता है, देखो रिएक्शन के दौरान जो है हम कह रहे हैं कि जो कार्बोकेटायन बनता है, हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, हम पढ़ के आए हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन ये वाला। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी होती है। अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन के दौरान प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया है और उस प्राइमरी कार्बोकेटायन के पास पॉसिबिलिटी है टर्शरी में कन्वर्ट होने की या फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट होने की, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमने प्राइमरी कार्बोकेटायन के हिसाब से जो है हमें प्रोडक्ट चाहिए था, तो वो हमें मिल नहीं पाता। वो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंज होता है, या तो सेकेंडरी में हो जाएगा, जो भी उसके पास पॉसिबिलिटी होगी वो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, खुद को रीअरेंज कर लेगा और उस हिसाब से फिर हमें बाद में प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमें प्रोडक्ट एक्चुअल में चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता, हमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के कारण। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो हमने रिएजेंट लिए है या फिर कहे कि जो रिएक्टेंट लिया है बेंजीन के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखो कि क्या होगा, ये AlCl3 Cl को तो लेके चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा यहाँ पे। बट ये क्योंकि हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है, अब इसके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये कन्वर्ट हो सकता है सेकेंडरी में। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। यहाँ पे अगर मैं इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लिख लूं तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये क्या होगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा इसके पास। ठीक है, ये जैसे ही इधर शिफ्ट होगा इस CH पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ये किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो इस CH पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये कहाँ चला गया, इस CH2 प्लस पे। तो आपका जो कार्बोकेटायन अब बना वो कौन सा कार्बोकेटायन बना है, अब ये कार्बोकेटायन आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है जो कि प्राइमरी से तो स्टेबल ही है।
ठीक है, जो कि क्या है, प्राइमरी से तो स्टेबल है। तो प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, जो कि कुछ अमाउंट में मिलता भी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो हमें ये मिलना चाहिए था, हमें तो सारा प्रोडक्ट ये चाहिए था कि हमें प्राइमरी वाला मिले। ये कार्बोकेटायन जो है ये प्राइमरी कार्बोकेटायन आके जुड़े यहाँ पे, पर एक्चुअल में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमें मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, न कि एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन था सेकेंडरी, ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो स्टेबल होगा वही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये उसका दूसरा जो है लिमिटेशन है कि जो हमें प्रोडक्ट एक्चुअल में चाहिए वो हमें ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमें जो है वो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्लियर है इतना? ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ये देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये Br निकल जाएगा। अगर ये देखो Br लिया है तो AlCl3 की जगह AlBr3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये Br इसके साथ निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा देखो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन ही बनेगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन ही बनेगा, बट यहाँ पे इसके पास जो है वो पॉसिबिलिटी और भी है बनने की। ये देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, बट यहाँ इस कार्बन पे कितने CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे दूसरा CH3, और ये CH3 कहाँ शिफ्ट हो गया, जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था वैसे ही ये CH3 भी शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये CH3 ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये CH रुको 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 यहाँ पे टर्शरी बना, देखो सेकेंडरी की तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये सेकेंडरी भी बन सकता है, जैसे कि ये सेकेंडरी बन सकता है। ठीक है, बट एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और भी है कि मैं यहाँ पे इस CH3 को शिफ्ट ना करूं और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दूं, तो मेरे पास जो है वो टर्शरी बन सकता है। तो सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शरी होता है ना, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी ना बना करके जो टर्शरी होता है वो बना लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, हम तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास जो है चांस है यहाँ पे कि टर्शरी प्रोडक्ट मिल सके, तो फिर वही बनाते हैं। ओके, तो ये रहा, ये कंडीशन है आपकी, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या शिफ्ट करेंगे, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH3। ओके, तो ये आपका टर्शरी बन गया। ओके, तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये टर्शरी क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो आपको यहाँ पे ये टर्शरी प्रोडक्ट मिलता है, ये जाके ही क्या करता है, ये जाके इस वाली बेंजीन पर आपके अटैक करता है। ओके, और ये बेंजीन पे जैसे ही अटैक करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये जाके इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर देगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो भी मैंने मैकेनिज्म बताया है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रीअरेंजमेंट के, कि रीअरेंजमेंट किस तरह से पॉसिबल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि कांट यूज एराइल हैलाइड ऑन प्लेस ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, तो तीसरी लिमिटेशन है कि एल्किल हैलाइड की जगह पे हम एराइल हैलाइड को यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं, पढ़ते हैं आगे। ओके, कांट यूज एराइल हैलाइड ऑन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब जैसे कि आपकी नॉर्मल बेंजीन होती है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं, ज्यादातर आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। अब इसकी रिएक्शन अगर आप बेंजीन एराइल हैलाइड के साथ यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है
कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। ये जो बेंजीन है यहाँ पे, ये क्या करेगी, इसको डीएक्टिवेट कर देगी। इस बेंजीन रिंग को क्या करेगी, डीएक्टिवेट कर देगी। यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ओके, और यहाँ पे जो है डीएक्टिवेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस रिंग से उस रिंग में, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या होता है, एरोमेटिसिटी जो है रिंग की क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और याद रखना, एक कंपाउंड अगर एरोमेटिक है और रिएक्शन के दौरान उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो प्रोडक्ट कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एक कंपाउंड या रिएक्टेंट एरोमेटिक है और रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन कंप्लीट होने पर उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो कभी भी आपका स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि हम एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो है इस बेंजीन का जब ये जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ेगी बेंजीन इस तरीके से, तो रिएक्शन के दौरान जो है यहाँ पे ये इस तरीके से जो है वो आपका एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर है इतना। साथ ही दूसरी प्रॉब्लम ये है, देखो इजी नहीं होता है बेंजीन रिंग में एराइल हैलाइड को यूज करना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, या फिर नेक्स्ट जो है लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, वो है एल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो एल्काइलेशन जो है नाइट्रोबेंजीन के साथ भी पॉसिबल नहीं है। देखो, एक तो हो गया कि एराइल हैलाइड के साथ भी पॉसिबल नहीं है, और नाइट्रोबेंजीन के साथ भी एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। आप बेंजीन की जगह NO2 नहीं ले सकते, ठीक है, आप बेंजीन की जगह NO2 नहीं ले सकते, नाइट्रोबेंजीन नहीं ले सकते, सॉरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या होता है, NO2 आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या करता है, NO2 यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है, ऑर्थो पैरा। आपको पता है इसका नेचर तो, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ये, ओके, जिस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और हमें तो क्या करवानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। अब जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही कम हो गई, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कहाँ करेगा, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई वहां तो रिएक्शन होने की, ठीक है। तो इस वजह से बेंजीन की जगह पे आप नाइट्रोबेंजीन भी यूज में नहीं ले सकते हैं। क्लियर ये चीज, ठीक है। क्या करता है ये NO2 जो है हमारे इस बेंजीन रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फिर यूज कैसे होता है, तो अगर आपके रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ भी है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पे नाइट्रोबेंजीन फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, रिएक्टेंट यूज नहीं होता। क्लियर? नाइट्रोबेंजीन क्या विलयन के रूप में यूज होता है, रिएक्टेंट के रूप में यूज में नहीं लिया जाता है। विलयन के रूप में कैसे, कि ऐसा तो नहीं है कि दो सॉलिड को मिला के आप आराम से जो है रिएक्शन करा देंगे। अगर एक बीकर में आपको रिएक्शन करानी है और आपने कोई दो रिएक्टेंट डाले हैं, एक और दो रिएक्टेंट डाले, अब दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करने के लिए आपको किसी सॉल्वेंट की नीड होती है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप जो है वो NO2 या फिर नाइट्रोबेंजीन को जो है आप एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट यूज नहीं लिया जाता इसका। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, कि एनिलीन and many aromatic amine does not give Friedel-Crafts reaction. Okay, aniline
ये एनिलीन एंड मेनी एरोमेटिक एमीन्स, याद रखना एमीन्स, ठीक है, डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन लुईस एसिड and base, due to which a positive charge generates on an atom and this positive charge N या नाइट्रोजन एटम deactivates the benzene ring। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि कोई भी एनिलीन जो है या फिर एमीन, कोई भी एमीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि आपको पता है कि एमीन्स या फिर एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है उस पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम यूज करते हैं वो लुईस एसिड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर, तो ये एज अ बेस यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लुईस एसिड और इस बेस के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से ये फिर क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, अब इसको अपना प्लस चार्ज जो है वो रिमूव करना है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ खींचेगा, जिस वजह से इसके धीरे धीरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से एनिलीन और जो एमीन्स होती है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। कैसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखते हैं, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो क्या होता है, 13 होता है, और इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3s2 3p1 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड स्टेट में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कुछ इस तरीके का होता है, 3p। ओके, ये कुछ इस तरीके का होता है। पर एक्साइटेड स्टेट में जो है इसका विन्यास किस तरीके का होता है, एक्साइटेड स्टेट में ये विन्यास कुछ इस तरीके का होता है, बट फिर भी क्या होता है, ये एक जो p ऑर्बिटल है ये खाली रह जाता है। इसी वजह से ये AlCl3 क्या करता है, AlCl3 जो है लुईस एसिड की तरह यूज में लिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक Cl जुड़ जाएगा, यहाँ से एक Cl जुड़ जाएगा, यहाँ से एक Cl जुड़ जाएगा, ये एज इट इज खाली रहेगा। अब ये खाली ऑर्बिटल है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से आता है। इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो ये AlCl3 इस वजह से एज लुईस एसिड यूज में आता है। लुईस एसिड क्या, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, लुईस बेस क्या, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे AlCl3 एज लुईस एसिड काम करता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो बेस की तरह काम करता है, दोनों के बीच में जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और इस प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और कम होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजीली नहीं हो पाती। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये रीजन है, एक ये भी लिमिटेशन है इसकी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल एंड एल्कीन। अल्कोहल एंड एल्कीन, H3PO4, H2PO4, HF, BF3, HBF4 की प्रेजेंस में एल्काइलेशन करते हैं। ठीक है, जो अल्कोहल्स होते हैं और जो एल्कीन्स होती है वो इन सारे एसिड्स की प्रेजेंस में जो है वो एल्काइलेशन की रिएक्शन करती है। इन दिस कंडीशन कार्बोकेटायन फॉर्म बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इस कंडीशन में जो एल्कीन का जो एल्कीन में से जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन एल्कीन के जो है वो प्रोटोनेशन के द्वारा होता है। ठीक है, और वो किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है आपके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की जो है वो लिमिटेशंस है वो कंप्लीट होती है, राइट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।